प्यारे साथियों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम पांडे फिर से फिजिक्स के सुपर रिवीजन सीरीज पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 इस सीरीज पे चैप्टर 1 आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया। आप लोगों को हम इसी कड़ी में क्या लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 2 जैसा कि विद्युत विभव एवं धारिता, और इसे मात्र 30 से 35 मिनट आपके सामने यूं ही निचोड़ करके रखने वाला हूं। आपको 30 से 35 मिनट मेरे साथ बने रहना, और ये कहूंगा, ये गारंटी देता हूं कि 30 से 35 मिनट में आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, इस चैप्टर को अगर सोचोगे सर 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, तो जी हां, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल हम आपके सामने करके दिखाएंगे। मेरे भाई, आपको 30 से 35 मिनट बने रहना और दम फोकस हो करके हर एक पॉइंट कवर करने और हर एक टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और इस सीरीज को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है और ये एक वरदान की तरह आपके सामने उभर करके आएगी। मेरे साथियों, बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं इस सीरीज को, चैप्टर नंबर 2 को। चलिए भाई, आगे शुरू करते हैं। क्या? वैद्युत विभव। मेरे भाई, विभव का मतलब क्या होता है? विरोध। जैसे मान लेते हैं कि कोई, मैं खड़ा हूं और मेरे तरफ कोई किसी बिंदु को मुझे खींचना है, तो जितना ज्यादा आप बल लगाओगे उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, काम दिखेगा, और जितना ज्यादा काम होगा मेरे भाई उतना ही ज्यादा विभव होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक धन आवेश है। धन आवेश का मतलब क्या होता है? आपका उच्च विभव। और धन आवेश से बल रेखा ऐसे जा रही है। अब क्या होता है? बल रेखा ऐसे जा रही है और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो भैया एक बिंदु है, धन आवेश रखा है, ये इसे जितना ज्यादा क्या करेगा? पास ले जाएंगे, उतना ही ज्यादा इसे विरोध आएगा, इस पर उतना ही विरोधी बल कार्य करेगा, है ना? उतना ही ज्यादा विरोध होगा। तो जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ज्यादा क्या होगा? विभव होगा। परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होता है कि आप कहोगे कि अनंत पर क्या होगा? अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। मेरे भाई, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? मेरे भाई, V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V बराबर आप कहोगे W अपॉन में क्या होता है? Q0 होता है। इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, और इसकी V mLT-3 और A-1 होती है। आपको पता है कि जब आवेश की प्रवाह की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि चालन द्वारा आवेशन में हम बात करते थे कि हमेशा आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव तक होता है, अब निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए, है ना? दोनों का विभव बराबर ना जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर हमारे पास धन आवेश है तो धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और मेरे भाई अगर ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। आप कहोगे सर ये कैसे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक धन आवेशित प्लेट है और एक मेरे भाई क्या है? ऋण आवेशित प्लेट है। अब यहां पर धन आवेश रखा है, तो आप कहोगे सर धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये उच्च विभव है और इधर से धन आवेश निम्न विभव की ओर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बात आती है ऋण आवेश की, तो ऋण आवेश की बात करेंगे मेरे भाई, तो ऋण आवेश क्या कहता है? तो ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। यानी कहोगे सर क्या? तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। इसका मतलब ऋण आवेश क्या होगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को क्लियर करना है। आगे चलते हैं इसी कड़ी को। तो बात आती है विभवांतर। विभवांतर का मतलब मेरे भाई क्या होता है? विभव में अंतर। क्या होता है मेरे बच्चे? तो विभव में अंतर की बात होती है। विभव में अंतर मतलब सीधे सीधे कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभव बल के विरुद्ध किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु के विभव कहते हैं। ठीक है भाई, आपको पता है कि जो बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। मान लेते हैं हम धन आवेश लेते हैं, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसका मतलब ये बेटा क्या होता है? ये पॉइंट आपका उच्च विभव होगा, और ये वाला पॉइंट मेरे भाई क्या होता है? निम्न विभव होगा। अब सीधे सीधे बात करते हैं, इसके जितना करीब होगा उसका विभव उतना ही ज्यादा होगा। इस बिंदु ए की बात करते तो इसका विभव ज्यादा है, इस बिंदु बी की बात करते तो इसका विभव क्या होगा? कम, क्योंकि हम उच्च विभव से निम्न विभव की बात करते हैं। और विरोध भी इतना होता है, धन आवेश है तो मेरे भाई उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा? विरोध होगा, और जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा विभव, और जितना ज्यादा कार्य उतना ज्यादा विभव होता है मेरे भाई। तो यहां पर एक विभव उच्च हो गया और यहां पर विभव निम्न हो गया। तो हमने कहा कि VB इज ग्रेटर देन मेरे भाई क्या होता है? तो आप कहोगे सर VA इज ग्रेटर देन VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल W अपॉन में Q0। ओके, बात आती है दूसरा पॉइंट है, अगर हमारा ऋण आवेश होता है तो आप कह दोगे हमने कहा कि ऋण आवेश के जितना पास होगा उसका विभव उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आकर्षित करेगा, ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसका मतलब कहोगे सर VB इज ग्रेटर देन VA, तो VB माइनस VA इज इक्वल W अपॉन में Q0 होता है। ये रहा आपका क्या? वैद्युत विभव अंतर। डन भाई, आगे चलते। आगे होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन कहोगे क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह वह ऊर्जा होती है
जो कोई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने पर अर्जित किया जाता है। अर्थात सीधे सीधे कहोगे कि यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है जिसका उपयोग मेरे भाई परमाणु तथा नाभिक के अध्ययन में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 क्या होता है, -19 जूल। बात आती है एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपसे पूछता है तो आप कहोगे 1.6 गुणे 10 की घात बेटा क्या 10 की घात मेरे भाई -19 और गुणे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। तो 1 मेगा वोल्ट तो 1.6 गुणे 10 की घात मेरे भाई क्या हो जाएगा -13 जूल हो जाता है। कुछ चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक भाई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। डन। आगे चीज आती है क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। मेरे भाई हम क्या लेते हैं, एक धन आवेश लेते हैं, एक बिंदु O पर धन आवेश। अब ये कहता है क्या, कोई एक आवेश है, अब यहां से बल रेखा निकल गई, यहां से बल रेखा निकल गई, तो हम यहां पर कोई भी कहीं पर भी एक बिंदु कंसीडर करते हैं और इस आवेश से इस बिंदु तक लाने में जो क्या होता है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना होती है ना। देख भाई, तो यहाँ पर देखो एक क्या होता है, परीक्षण आवेश लेते हैं, सॉरी एक स्रोत आवेश लेते हैं, बिंदु को पर लेते हैं और यहां से हमें क्या करते हैं, इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। कितनी दूरी, r दूरी। कहता है कि इस आवेश से एक परीक्षण आवेश यानी x दूरी पर एक परीक्षण आवेश को रखा जाता है। x दूरी पर बेटा क्या होता है, एक परीक्षण आवेश को मेरे भाई रख देते हैं। अब जब x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं तो भैया एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, दोनों के बीच में क्या लगा, दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगा बाहर की ओर। अब हमें इसी आवेश को, इस परीक्षण आवेश को मेरे भाई इस बल के विरुद्ध ले जाना है। तो जब बल के विरुद्ध ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, माइनस आएगा। बल के विरुद्ध मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो क्या होता है कि माना O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे x दूरी पर क्या होता है, पर एक स्थित बिंदु है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, A पर एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, आप कहोगे अतः स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में x क्या होता है, x स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी x है। फिर कहते हैं हम परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी dx, कितनी दूरी, तो मेरे भाई dx दूरी विस्थापित करने में किया गया का dw बराबर -f इंटू dx 1/4 पाई एप्सिलॉन q नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx होता है। बोल भाई क्लियर, क्लियर मेरे भाई। अब यहां पर क्या होता है, परीक्षण आवेश को अनंत से, अब परीक्षण आवेश अनंत पर रखा है, हमें कहां लाना है, प्लस q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पे लाने में किया गया का W बराबर अनंत से ये किया। और ये क्या होता है, जब भी कुल की बात करते हो तो हम समाकलन करते हैं, कहां से, अनंत से r तक, तो स्मॉल d लिखिए dw मेरे भाई। यहाँ पर dw की समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे, समीकरण 2 से क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो मेरे भाई ये आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे w बराबर और 4 पाई 7 नॉट q नॉट, ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है x, इसको पावर ऊपर लेगा तो ये। फिर इसके बाद देखते हैं तो v जो क्या होता है, w पर में q नॉट बराबर क्या होता है, v होता है, तो यहाँ रखें। इसके बाद इसका क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन में आपको पता है कि जितना पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और जितना पावर बनता है उससे हम भाग दे देते हैं। हमने क्या किया, जितना पावर था उस -2 था, -2 में एक जोड़ दिया, उतने से भाग दे दी। एक्स पावर -1 बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स पावर माइनस, इसको पलटेंगे ये आ गया, तो भैया ये आ गया क्या, विभव आ गया। v बराबर क्या हो गया, ये आ गया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा किसी आवेश से लाने पे किया गया कार्य, तो v बराबर w अपन में क्यू नॉट लगाना है, और किसी आवेश से किसी बिंदु पर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लग इंटू q अपन में r लगाना है। ठीक मेरे भाई, चलो इतनी चीजें क्लियर भाई, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बाकी बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव पूछेगा तो आप कहोगे सर एक बिंदु है, यहाँ पर कई सारे आवेशों को लाया जाता है, यहाँ पर कई सारे आवेश को लाया जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि अगर आपका आवेश धनात्मक है, आवेश मेरे बच्चे क्या है, आवेश अगर आपका क्या है, धनात्मक है, तो विभव भी बेटा क्या हो जाएगा, तो विभव धनात्मक होगा। विभव भी क्या हो जाएगा, तो विभव भी धनात्मक होगा। अगर आपका आवेश मेरे भाई क्या है, अगर आपका आवेश क्या है, ऋणात्मक है, तो ये जो विभव की हम बात करेंगे तो विभव भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये भी विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। विभव भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, विभव आपका ऋणात्मक हो जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है, तो यहाँ पर समझिएगा। हमारे पास क्या है, एक बिंदु है, बिंदु O। अब इस बिंदु A पर Q1 को ले जा रहे हैं, Q2 को ले जा रहे हैं, Q3 को ले जा रहे हैं, Q4 को ले जा रहे हैं। अब जब सबको ले जा रहे हैं तो भैया एक समूह बन जाता है, सबको ले जाते हैं बेटा, एक समूह बन जाता है, और सभी समूहों को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव होता है ना। तो ये कहता है किसी बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव व्यक्तिगत आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित। हमारे पास बात करते हैं वी नेट बराबर v1 प्लस v2 प्लस v4। अगर हमारा क्या है v1 की बात करें आवेश धनात्मक तो विभव भी धनात्मक। दूसरे की बात करते हैं आवेश ऋणात्मक तो विभव ऋणात्मक। तीसरे की बात करते हैं आवेश धनात्मक तो विभव धनात्मक। चौथे की बात करते हैं आवेश ऋणात्मक तो विभव भी ऋणात्मक होता है। तो मेरे भाई ये आपका ध्यान देना है कि कभी भी एक ही बिंदु पर कई सारे आवेशों को ले जाया जाता है तो हमेशा क्या करते हैं, वहां पर अध्यारोपण लगाते हैं, वहां पर बेटा क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। है नहीं भाई, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, बोलो क्लियर है। चलो आगे चले तो लो आगे मेरे भाई
अब आता है क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव। हमारे पास दो स्थिति होती है, आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में। हमारे पास एक अक्षीय स्थिति होता है और एक क्या होता है निरक्षीय स्थिति होती है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो मैं कहता हूं कि वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, सिंपल सी बात है। आप फॉर्मूला आपने डायग्राम बनाना सीखा है कि माइनस क्यू लेते हैं और एक तरफ क्या लेते हैं प्लस क्यू लेते हैं। मध्य बिंदु से एल दूरी, इधर मध्य बिंदु से एल दूरी। अब कहता है कि इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें नहीं ले जाना है मेरे भाई। आप क्या करना, माइनस क्यू के ले जाएंगे और फिर बेटा क्या करते हैं प्लस क्यू के ले जाते हैं। सेम यही कड़ी चलती है। माना एक द्विध्रुव ए भी है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूर पर स्थित एक बिंदु पी पर वैद्युत विभव की हमें क्या करना है, गणना करना है। आप कहोगे यदि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वीबी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान में आर प्लस एल, आर माइनस एल। यहाँ पर वीबी की बात करते हैं, मतलब इसको पहले हमें इसे ले जाना है और हमें इसे भी ले जाना है। तो हमने कहा एक ही बिंदु पर कितने विभव हो गए, दो विभव। तो सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको बेटा हम क्या कर देंगे, सबको हम जोड़ देंगे। डन भाई। तो आप फिर माइनस क्यू के कारण कहोगे तो वीवी बराबर, अगर हमारा माइनस क्यू है तो इसका मतलब विभव भी ऋणात्मक होगा, तो माइनस लग देंगे 1/4πε0 क्यू अपान में आर प्लस एल हो जाएगा। मेरे भाई अब क्या कर देंगे, पूरा जोड़ देंगे। तो वी नेट बराबर वीवी प्लस वीए। वी नेट बराबर क्या होता है बेटा, तो वीवी प्लस वीए कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर वीबी धनात्मक है, ये रखो। इसके बाद आपने लिया क्या, क्यू अपान 1/4πε0 कॉमन है मेरे भाई। यहाँ पर देखोगे ये बचा। अब इसके बाद एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे आर माइनस एल और आर प्लस एल मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ये पर आएगा, ये आएगा क्यू इंटू 2एल, और क्यू इंटू 2एल आपको पता है क्या है, क्यू इंटू 2एल पी। तो ये भाई क्या है, आपका अक्षीय की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे भाई, ये अक्षीय की बात करता है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, निरक्षीय की बात करते हैं। सेम डायग्राम आपको बनाना चाहिए, डायग्राम आप बना लोगे। डायग्राम क्या होता है, एक माइनस क्यू लेते हैं और ये प्लस क्यू लेते हैं, बस आपके कहता है निरक्षीय। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक स्थित बिंदु पी है जो कहाँ पर है, निरक्षीय स्थित पर है। माना फलाना वही लिखना है। आप कहोगे सर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो वी बराबर क्या होता है, माइनस होगा, जाहिर बात है। और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, वी बराबर ये प्लस में है। तो भाई साहब बिंदु पी पर परिणामी विभव की बात करता है, तो वी नेट बराबर वी प्लस वी भी चिन्ह सहित सबको जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये डायग्राम आप पहले चैप्टर में पढ़े हो और इसलिए यहाँ पर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक भाई। चल इतनी चीजें क्लियर बोलो भाई, एक बार सारी चीजें क्लियर है। चल बात आती है बेटा मेरे भाई समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। अब ये क्या होता है, ये बेलनाकार भी होता है और ये क्या होता है, गोलाकार होता है। दो प्रकार के होते हैं, बेलनाकार बेटा होता है और क्या होता है, गोलाकार होता है। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एक ये पृष्ठ क्यू आवेश लेते हैं और इसके चारों ओर कैसा पृष्ठ बना, गोलाकार। तो हम अगर मैं बात करूं तो इस आवेश को यहाँ से ले जाएंगे तो सबकी दूरी बेटा क्या है, सबकी दूरी समान है। ये बेलनाकार है, ये क्या है, गोलाकार है, तो सबकी दूरी समान है, आर दूरी की है। तो सब पर विभव मेरे भाई क्या होता है, विभव वी बराबर हर जगह हर बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। और जब विभव समान होगा तो विभवांतर बेटा क्या होगा, जीरो। और अगर विभवांतर जीरो होगा तो किया गया कार्य भी मेरे भाई जीरो होता है, किया गया कार्य भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है समविभव पृष्ठ के अनुदिश किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों, क्योंकि भैया विभव समान है तो विभव समान होने के कारण विभवांतर समान होगा, और विभवांतर अगर समान होगा तो भैया विभवांतर अगर समान होगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक भाई, किया गया कार्य शून्य होगा। तीसरा क्या बात करते हो, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है, किसी भी पृष्ठ के क्या होती है मेरे भाई, लंबवत होती है, यानी उस पर क्या होता है, लंबवत पड़ती है। ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा वही होती है जिधर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है। ठीक भाई। अब यहाँ पर दिशा वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। दिशा में क्या होता है, वैद्युत विभव घटता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कोई भी अगर धन आवेश से बल रेखा खींची जाती है तो भैया क्या होता है, वैद्युत विभव घटता है। हमने देख लिया, पहले ही बता दिया हम। इसके बाद ये देखना कोई भी दो समविभव क्या होता है, कोई दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव पृष्ठ मेरे भाई क्या करता है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर क्या होता है, एक से अधिक दिशाएं हो जाती हैं जो कि संभव ही नहीं होती, इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। नोट याद रखा, किसी चालक के भीतर उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर समान होता है या नियत होता है, लेकिन चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र बेटा क्या होता है, शून्य होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक मेरे भाई, इतनी चीजें क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और बेहतरीन तरीके से इसको एक से नहीं, ये कम से कम 3 से 4 बार इसको देखिएगा, सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। रिवीजन करते जाइए, उठाइए, बैठिए, 10 बार देखो, मजा ना आए तब पैसा वापस, है ना। क्योंकि मजा है और मजे में सीरीज को और कोई भी चीज को रिवीजन कर सकते हो। ठीक मेरे भाई, चलो। और हाँ, जैसी भी लगी, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या और करना चाहिए, क्या और बेहतर करना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये वीडियो वाकई में फायदेमंद है या वाकई में आपके लिए इंप्रूवमेंट साबित हो रहा है, आपके इंप्रूवमेंट ला रहा है या आपके लिए बेनिफिट है। तो बेटा जरूर कमेंट करिएगा। हर एक कमेंट मैं रीड करता हूँ, हर एक कमेंट आपका मैं देखता हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक भाई, चल हम देखते हैं इसी कड़ी को विभव प्रवणता की बात करते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे हमने देखा कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो वैद्युत विभव मेरे भाई अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता की अगर बात करूं तो विभव प्रवणता क्या होती है बेटा? तो ये विभव प्रवणता आपकी सदिश राशि है। गॉट इट? सदिश राशि। तो विभव प्रवणता मान लेते हैं हमारे पास एक धनावेश है लिए, यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु P लिए, एक बिंदु A लिए, और कहता है कि हमें इसको कितना विस्थापित करना है? इसे हमें dx दूरी विस्थापित करना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाना है, इसको इधर ले जाना है। जब इधर ले जाएंगे तो मेरे भाई v बराबर अगर यहाँ पर तो v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, और कितना विभवांतर हुआ? डेल्टा v हुआ। ठीक भाई, तो यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर करते हैं v माइनस डेल्टा v माइनस v से v कैंसिल और x से x कैंसिल, तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x होता है। भाई यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, और इसकी अगर वीमा की बात करो तो mL/t-3 और a-1 होता है। ठीक मेरे भाई, मजा आ रहा है ना गाइस? चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इसी कड़ी में आते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भैया? दो या दो से अधिक निकायों को, दो या दो से हम क्या करते हैं? हम कहते हैं दो या दो से अधिक निकायों को या दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य, आनंद से एक दूसरे के पास पास लाने में किया गया कार्य क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा कहता है। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़की है और एक लड़का है, एक लड़की और एक लड़का है, दोनों को क्या करते हैं? अगर इनको लाया जाएगा तो आसानी से आ जाएंगे। क्यों? तो इसका मतलब इनको लाने में काम हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन एक लड़का और एक लड़का है, दोनों लड़का है, दोनों लड़का है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? चल बे, हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा, जितना उतना कब होगा कार्य ज्यादा करना पड़ेगा? जब हमें बल लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा बल लगाया जाएगा उतना ज्यादा कार्य होगा, और जितना ज्यादा कार्य होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा लॉस होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सजातीय आवेश की अगर बात करें तो सजातीय आवेश को पास लाने में हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। सजातीय आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और विजातीय आवेश, एक लड़का और एक लड़की दोनों को पास में लाएंगे तो आराम से चले आएंगे, बोले आओ बुलाती है मगर जाने का नहीं, दोनों पास आराम से चले आएंगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर हमें स्थितिज ऊर्जा कम होगी, यानी विजातीय आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। गॉट इट? तो यहाँ पर कहोगे कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर क्या होती है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर यह कहता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? दो आवेश है, एक Q1 और Q2, दोनों कहां पर है मेरे भाई? दोनों अनंत पर है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब हम Q1 को हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु A लेते हैं और एक बिंदु B लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है? R। तो हम पहले Q1 को कहां पर लाते हैं? बिंदु A पर लाते हैं, और फिर बाद में Q2 को लाते हैं। तो जब Q1 को यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, कोई विरोध नहीं, इसलिए इसे लाने में जो किया गया कार्य होता है बेटा, तो इसे जब हम लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो W1 बराबर मेरे भाई 0 हो जाता है। लेकिन अब जब ये आ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं, तो यहाँ पर विभव आएगा। तो हम देखते हैं Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R। और Q2 को अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इस आवेश को, ये तो हमारा काम हो गया, अब इस Q2 को हमें क्या लाना है? यहाँ बिंदु P पर लाएंगे। अब जब ये Q1 आ गया, जब मेरे भाई ये Q1 आ गया, तब ये क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसका मतलब वैद्युत विरोध होगा, है ना? विरोध होगा। तो कहो कि Q2 आवेश को बिंदु B तक बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य W2 बराबर V1 इंटू Q2, है ना? तो मेरे भाई, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू रखेंगे तो W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ओहो, अब कहेगा किया गया निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर W1 प्लस W2। भाई W क्या होता है? कार्य ही क्या होती है भाई? तो W बराबर ही कार्य ही क्या होते हैं मेरे भाई? ऊर्जा होती है। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, और U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। मेरे भाई ये है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और आपको सोच रहे हो कि सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो मेरे भाई आपको मैं इसके अलग से टेलीग्राम चैनल बनवा दूंगा, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आराम से आप वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मजे के साथ पढ़ो इसको, एक नहीं 1000 बार देखो, मजा आ जाएगा। ठीक भाई, चलो अगले कड़ी में चलते हैं। आगे चलो, आगे चला जाए। आगे होता है, आगे आता है क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य। मतलब हमें क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख देना है, एक द्विध्रुव को रख देना है। अब मान लेते हैं कि जब भी द्विध्रुव को रखेंगे तो मेरे भाई जब ये घूमेगा तो एक बल इधर और एक बल इधर, इसका मतलब बल के रूप में क्या लगेगा? बल आघूर्ण। बल के रूप में यहाँ पर क्या लगेगा? बल के रूप में बल आघूर्ण कार्य करता है। और बल आघूर्ण आपने पढ़ा कि टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर बेटा PE साइन थीटा होता है। अब कहता है कि यहाँ बात नहीं है, हम इसको घुमा रहे, पहले θ1 है, और जब इसको ऐसे घुमा दे रहे तो θ2 हो रहा है, यानी θ1 से θ2 घुमाया जा रहा है। θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य निकालना। तो पहले हमें क्या करना है? छोटा से विस्थापित कर दे, यानी d थीटा विस्थापित करने में, तो हम क्या करेंगे? द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य।
तो मेरा भाई यहाँ विरोध तो हो नहीं रहा, यहाँ विरोध हो नहीं रहा, बस घुमाना है। तो डी डब्ल्यू बराबर बल के रूप में यहाँ पर टाउ और डी थीटा हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि द्विध्रुव को थीटा 1 से, यानी कोण पहले 90 था मान लो, फिर इसको 0 खींच रहे हैं, या 90 से इसको 0 ला रहे हैं, या 0 से 90 ला रहे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में कुल कार्य, कुल आ गया तो समाकलन करना है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, समाकलन कहाँ से थीटा 2 तक जा रहा है। ये रखें, टाउ बराबर में रखा पी साइन थीटा। मेरे भाई पी आपका क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा लिए भाई साहब, यहाँ पर माइनस को हमने बाहर ले लिया। अब माइनस को लिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मेरे भाई ये हो जाएगा क्या, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू बराबर पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। क्लियर है सब कुछ, मजा आ रहा है ना गाइज, बिल्कुल मजा आएगा। आगे बात करते हैं विशेष स्थिति की बात आती है कि विशेष स्थिति ये होता है यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 90 डिग्री, तो आपको किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो पीई हो जाएगा। और दूसरा होता है यदि थीटा बराबर 0 और हम कितना घुमा दे, मतलब ऐसे घुमा करके ऐसे घुमा दे, तो सबसे अधिकतम कार्य करने पड़ेगा। तो डब्ल्यू मैक्स बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2 पीई हो जाता है। लेकिन बात ये आती है जब हम थीटा 1 90 डिग्री हो, यानी थीटा 90 डिग्री से 0 डिग्री पर घुमाया जाए, जब किसी भी क्या होता है द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा क्या होता है 0 डिग्री घुमाया जाए, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है 0 डिग्री घुमाने पे घुमाया जाए, तो वह कार्य किसके बराबर होता है, वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसकी होती है मेरे भाई, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर मेरे भाई। चल अगले चैप्टर को चलते हैं। अगला हमारा क्या है, धारिता। धारिता धारिता क्या होता है, किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहित यानी आवेश को धारण करने की क्षमता। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कितना पानी भर सकते हो, तो कंटेनर की क्षमता पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार आवेश कितना आवेश धारण कर सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, वो चालक पर डिपेंड करता है ना। कितना चालक के अंदर कैपेसिटी है। तो किसी भी क्या होता है, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, तो चालक की धारिता कहलाती है। बोलो मेरे भाई, चीजें क्लियर है। तो अर्थात ये कह सकते हैं किसी चालक के प्रवाहित आवेश उत्पन्न विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमान पाती होते हैं, यानी v q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक मान हटेगा तो इसकी जगह सी आ जाएगा, जहां सी चालक की क्या होती है, धारिता होती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मेरे भाई फैरेड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट भी होता है। मेरे भाई इसका सबसे जो बड़ा मात्रक होता है फैरेड होता है, इसलिए इसके छोटे छोटे मात्रक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फैरेड कहते हैं, पीको फैरेड कहते हैं और नैनो फैरेड कहते हैं। आप कह सकते हैं 1 माइक्रो फैरेड बराबर क्या होता है, 1 × 10 की घात 6 फैरेड होता है। 1 पीको फैरेड बराबर अगर पूछेगा तो 1 × 10 की घात -12 फैरेड होता है। 1 नैनो फैरेड अगर पूछेगा तो कह दोगे 1 × 10 की घात बेटा क्या होता है, माइनस बेटा का -9 फैरेड होता है ना। हाँ, -9 फैरेड होता है। आप कहोगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। दो ही चीजें है ना। तो आप प्रण मान लीजिए, बना लीजिए कि हमें टॉपर बनना है ना मेरा भाई। चल वहां तक तो क्या लिखा ही था। आगे बात करते हैं विलगित गोली की चालक की धारिता। अब ये कहाँ पर है मेरे भाई, तो अभी कहोगे निर्वात में स्थित है। हमने एक चालक लिया जिसे हम क्या करते हैं, क्यू आवेश देते हैं तो समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो आप कहोगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिस पर आवेश से समान रूप से क्या है, वितरित है। अतः पृष्ठ पर विभव बराबर क्या होता है, v बराबर 1/4πε0 आपको पता है कि q इक्वल क्या होता है, cv। यहाँ पर वैल्यू रखोगे, q से q कैंसिल हो जाएगा तो c बराबर क्या आ जाएगा, 4πε0 r आ गया। यानी गोली चालक के सतह पर पृष्ठ पर विभव क्या होता है बेटा, हमेशा समान होता है। मैंने आपको पहले ही बताया। हो माय गॉड, सही बताओ। आगे चलते हैं। आगे विशेष स्थिति होती है कि जब चालक किसी माध्यम में हो, तो आप कहोगे सर एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह बेटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और हमें पता है कि एप्सिलॉन इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अर्थात आप कहोगे कि माध्यम का परावैद्युतांक के का मान बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। अगर आप चांदी ले लेते हो ना, चांदी, तो चांदी का क्या होता है, परावैद्युतांक अनंत होता है, तो इसकी धारिता भी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। चांदी की धारिता भी क्या हो जाएगी, यानी उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। बोलो ऐसा क्या, बोलो हाँ जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही चलता है। ठीक भाई, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्या है, आगे चालक की धारिता की निर्भरता की बात करते हैं। चालक की धारिता की निर्भरता क्या होती है कि वैद्युत चालक के आकार, मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बॉटल ले रहे हैं, अब ये बॉटल में अभी पानी क्या है, मान लेते हैं 1 लीटर आ रहा है। अब इस बॉटल के साइज को हम बढ़ा दें, आकार के इसको बढ़ा दें, तो जब आकार को बढ़ा देंगे तो इसमें पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार किसी भी चालक को, अगर चालक हमारा छोटा है,
चालक हमारा बेटा क्या है, छोटा है, अगर चालक को हम बड़ा कर दे तो और ज्यादा आवेश धारण करेगा। तो क्या हो गया कि वैद्युत धारिता क्या होती है, चालक के आकार के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अभी देखा कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे भाई आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ा दोगे यानी आकार बढ़ा दोगे, धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। दूसरा होता है चालक की धारिता उस माध्यम के क्या होते हैं, परिवैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आपने देखा कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होता है, के होता है। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे भाई क्या होता है, के होता है ना। जैसे चालक क्या होता है, स्थिर होता है। आप और देखिए, यदि चालक की विलगित नहीं है, यदि चालक बेटा क्या है आपका विलगित नहीं है यानी आवेशित नहीं है, तो उसके पास कोई अन्य चालक लाया जाता है तो बेटा क्या होता है, चालक की धारिता विलगित अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है ना। कोई न्यूट्रल अवस्था में है, लाकर जगा दो तो कहेगा लाओ मुझे भूख लग गई। जैसे मान लेते आप सो रहे हो तो आपको भूख नहीं लगी, लेकिन आप जैसे जाग जाओगे तो आपको भूख लग जाती है ना। तो यही होता है, कोई भी चालक आवेशित नहीं है तो आवेश धारण करेगी ही नहीं, लेकिन उसको जब जगा दिया जाता तो कहता है लाओ अब मैं ठूस लूंगा, सब ठूस लूंगा, दबा के खा लूंगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक मेरे भाई। चल, और ये भी होता है आवेश की धारिता निर्भरता, कहोगे भैया क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है, आवेश क्या होता है, चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता, आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये ध्यान देना, किसी भी चालक का जो आवेश होता है, धारिता होते हैं, उसके विभव तथा आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो मेरे भाई कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है तो उसे जीरो आवेश से क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जीरो से वी बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर कहता है जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता और उस विभव के कारण चालक पे एक ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। औसत विभव की अगर बात करें तो जीरो था और वी हुआ, कितने विभव टोटल, वी, तो आप कहोगे वी बाई यानी वी डैश बराबर वी बाई 2। अब किया गया कार्ड डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी डैश होता है, यानी यू बराबर 1/4 पाई क्या होता है 1/2 क्यू वी होता है, और इसी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है। हालांकि इसका सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला ही चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसका क्या चाहिए, इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए, ठीक मेरे भाई। चलो आगे चला जाए, आगे चलते हैं। आगे बात आती है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, एक नियुक्ति होती है। संधारित्र बेटा क्या होता है, एक समान होता है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के साधन होता है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र साधन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम दो प्लेटों को लेते हैं तो यहाँ पर संधारित्र कैसा होता है, तो संधारित्र एक समायोजन होता है। यह भी कह सकते हैं कि यह दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के क्या होती है, प्लेटों से मिलकर के बना होता है ना। और यहाँ पर दो, एक चालक ए है और एक चालक बी है, दोनों पर आवेशों की मात्रा क्या है, बराबर है, यानी इसका परिमाण बराबर, लेकिन प्रकृति दोनों की क्या होती है, विपरीत होती है। जब इन दोनों को एक प्रकार से रखा जाता है तो इसी प्रकार के समायोजन को, इसी प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं बेटा, संधारित्र कहते हैं। और यह युक्ति ऐसी होती है कि इसमें आवेश कितना भी ठूसते जाओ ये आवेश लेता जाएगा। अब आपको लगेगा सर आवेश ठूसता जाएगा तो इसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना अतिरिक्त आवेश होता है ये पृथ्वी पर चला जाता है, और यही प्रक्रिया हो आप क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। क्योंकि वह समायोजन जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की मात्रा संचित यानी की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र बेटा क्या होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, है ना। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र हम बात करें तो 3 प्रकार के। तो आप कहोगे पहला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा क्या होता है, गोली संधारित्र होता है, दूसरा क्या होता है, गोली होता है, और तीसरा की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या होता है मेरे भाई, तो तीसरा कहोगे सर बेलनाकार संधारित्र होता है। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, तो तीसरा कहोगे सर बेलनाकार संधारित्र होता है। क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। गॉट इट। चलिए, संधारित्र की धारिता होती है तो सीधी से कहोगे किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। ये आपका प्लेट हुआ, डन। चलो मेरे भाई आगे होता है समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र होता है कि हम क्या करते हैं, एक प्लेट एक्स लेते हैं और एक प्लेट वाई लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल और पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होता है। हमने कहा कि दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पर देखोगे कब, जब दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं तब बीच में क्या होता है, ये होता है। जब दोनों समान प्रकृति के होते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। डन। आप कहोगे सर मानो दो समांतर प्लेटें यक्स व वाई हैं जो एक दूसरे से दी दूरी पर स्थित हैं। अतः यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ही आ गया। हम जानते हैं कि सी बराबर क्यू अपॉन में वी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं आगे, वी बराबर क्या होता है, ईडी होता है। वी बराबर मेरे भाई क्या होता है, आपको ईडी होता है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये आ गया। तो सी बराबर क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आता है। और जब कोई माध्यम होता है तो भैया क्या होता है कि आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या कर देते हैं, एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के होता है, हमने ये रखा। तो क्या होता है, सी माध्यम इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है।
खत्म। और इसी के आधार पर आप कहोगे इसकी निर्भरता की बात करते हैं तो यहाँ पर निर्भरता आ गई। कहता है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसकी धारिता भी बेटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा तो प्लेटों के बीच की दूरी हमने देखा कि अगर दूरी को हम क्या कर दे, बढ़ा दे तो इसकी धारिता बेटा क्या हो जाती है, घट जाती है। तीसरा क्या होता है, परावैद्युतांक, अगर हम परावैद्युतांक के का मान बढ़ा दें, के का मान बढ़ा दे तो इसकी धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने पहले ही देख लिया, ये हमने पहले ही देख लिया। ठीक मेरे भाई, चलो आगे बात आते हैं दूसरा, जब इनके प्लेट इनके बीच में क्या होता है, कोई आंशिक पदार्थ भर दिया जाता है, कितने मोटाई का, टी मोटाई का आंशिक पदार्थ भर दिया जाता है। तो यही करते हैं कि माना दो समांतर प्लेटें होती हैं एक्स व वाई, जिनके बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। यदि प्लेटों के क्षेत्रफल व पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, क्रमशः ए व सिग्मा हो, तो निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई नॉट इज इक्वल क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। और जब माध्यम में होता है तब ई माध्यम बराबर क्या होता है, क्यू अपन में के एप्सिलॉन नॉट होता है। निर्वात में दूरी भैया, अगर इतनी दूरी डी है और इतनी दूरी टी है तो निर्वात में बची दूरी क्या होती है, डी माइनस टी होती है। खत्म कहानी। अब विभव उत्पन्न हुआ तो मेरे भाई अगर आपका धन आवेशित प्लेट है और ऋण आवेशित प्लेट है तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में क्या होगा, विभव एक वी माध्यम वाला होगा जब माध्यम के साथ, और एक क्या होता है, विभव निर्वात में होता है। ठीक है, तो कुल विभव की बात करें तो वी माध्यम तथा निर्वात में विभवांतर वी नॉट होता है, तो कुल विभव वी मीडियम और वी नॉट। आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यम के साथ ई एम और माध्यम की दूरी क्या है, डी टी। इसके निर्वात की बात ही करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू अपान में एप्सिलॉन क्या होता है, ए के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट होता है, पूरा कॉमन है, टी अपान में के इंटू टी माइनस टी के होता है। ठीक भाई, अब आप कहोगे सर सी अपान में वी और क्यू अपान में वी होता है, सी इज इक्वल क्यू अपान में वी, यहाँ पर वी की वैल्यू रखोगे, जब वी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, और ध्यान देना ये आपका मल्टीप्लाई, यहाँ से कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे भाई क्या गया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान में के होता है ना। ये भाई आपका क्या हो गया, पहला डन भाई, जब आंशिक रूप से भरा होता है। दूसरा बात आते हैं, अगली बात आते हैं ऊर्जा घनत्व। अगली बात आती है मेरे भाई ऊर्जा घनत्व के बाद, संधारित ऊर्जा। तो सीधे सीधे कहोगे किसी चालक को प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक में प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, या एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब होता है। डन, अर्थात स्मॉल यू बराबर संचित ऊर्जा यहाँ पर रखते हैं, यू बराबर क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर। मेरे भाई सबकी वैल्यू रखते हो, वी बराबर ई डी, इसी बराबर ये, और कैपिटल वी बराबर ए इंटू डी। जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, सी की जगह ए डी रख देंगे, सी की जगह क्या रख देगा, एप्सिलॉन अपॉन में डी, और वी की जगह ई डी रखेंगे तो मेरे भाई इसको स्क्वायर करने तो आ जाएगा यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा, यू बराबर बेटा क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये है आपका ऊर्जा घनत्व आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई हम बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। किसकी बात करते हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, पहला आपको दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। संधारित्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं, संधारित्र को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ी प्लेट होती है, एक क्या होती है, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। जब क्या करते हैं, दो प्लेटों को ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है मेरे भाई, आवेश नियत होता है। और लेकिन परिवर्तित क्या होता है, परिवर्तित आपका विभवांतर होता है। तो आप यहाँ पर कहोगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, तो कुल विभव क्या होता है, नियत होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण बेटा क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मेरे भाई कहोगे कि कुल विभवांतर नियत होता है। तो v बराबर v1 प्लस v2, यहाँ पर रखोगे से इक्विवेलेंट, तो आपका ये आ जाता है बेटा। यहाँ पर ध्यान देना कि श्रेणी क्रम में आपका क्या बदलता है, तो श्रेणी क्रम में विभव बदलता है लेकिन आवेश मेरे भाई नियत रहता है। डन है, चलो आगे की बात करते हैं। तो श्रेणी का क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन मतलब होता है कि एक ही टर्मिनल से सारे आपके संधारित्र जुड़े होते हैं। जब एक ही टर्मिनल होता है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, विभव आपका नियत होगा, विभव नहीं बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर कहोगे सभी संधारित्र एक सिरे से जुड़े होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सभी संधारित्र एक ही सिरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर नियत क्या होता है, विभवांतर, लेकिन परिवर्तित क्या रहता है, आवेश, क्योंकि क्यों आवेश गया, जैसे यहाँ पर जंक्शन आया, ये क्या हो गया, आवेश का बंटवारा हो गया। जैसे जंक्शन आया तो मेरे भाई आवेश का क्या हो जाता है, बंटवारा होता है। अतः यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत से लिखोगे, यहाँ पर क्या होगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से। तो मेरे भाई हम कहेंगे क्या, आवेश संरक्षण सिद्धांत की बात करें तो आवेश संरक्षण सिद्धांत Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, इतनी चीजें क्लियर। तो ये हो गया चैप्टर आपका द एंड। ये चैप्टर मेरे भाई आपका क्या हो गया, कंप्लीट। हर एक चीज कंप्लीट हुआ है, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आपको हमेशा जब भी आपको लगे कि सर कुछ नहीं शुरू कर रहे हैं, जब भी आपको लगे सर नोट्स कहाँ से बनाए, जब भी आपको लगे कि सर कैसे कम समय में पढ़ ले, तब आप इस वीडियो को देखेंगे, तब आप कहोगे सर वाकई में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई है। अभी आपको लगेगा सर हमें और पढ़ना है और अच्छे से जानना है, अभी आप भटकोगे। लेकिन जब आप एग्जाम का समय आएगा, आपके एग्जाम का समय आएगा, सोचोगे सर कम समय में मात्र आधा घंटा 30 मिनट में ऐसा कुछ मिल जाए कि हम पढ़ डालें, तो मेरे भाई यही सीरीज आपको काम आने वाले। इसका नाम है सुपर फास्ट रिविजन सीरीज।
सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने लग जाएगी। जैसे आप एग्जाम में जाओगे ना तो याद करोगे कि हाँ वो सीरीज बहुत ही बेनिफिट हुई है हमारे लिए। तो मेरे साथियों ऐसे ही सीरीज इस सीरीज को बहुत सारा आप प्यार देते रहिएगा और मैं ऐसे ही इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। हर चैप्टर का 30 से 40 मिनट के बीच में सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और बाकी मिलते रहेंगे ऐसे सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड, आई लव यू टू ऑल, बाय बाय।